हमका सावन में झूलनी गढ़ाईदा, हमका सावन में झूलनी गढ़ाईदा जिया, बहलाईदा पिया हो जिया, बहलाईदा पिया। हमका सावन में झूलनी गढ़ाईदा जिया, बहलाईदा पिया हो जिया, बहलाईदा पिया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं अनन्या सिंह जी, जो सिंगर हैं, एंकर हैं और वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज सेवी हैं। वो समाज की मदद करती हैं अपनी संस्थाओं के माध्यम से, और ख़ास तौर पे सिंगिंग के क्षेत्र में उनका क्या कमाल रहा है। बहुत सारे जो कैसेट्स हैं, वीडियोस हैं, म्यूज़िक एल्बम्स हैं, वो रिलीज हो चुके हैं। उनमें उन्होंने एक्टिंग भी की है, तो एक तरीके से आप उनको एक्ट्रेस के रूप में भी देख सकते हैं। अनन्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को, आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इस इंटरव्यू के लिए आमंत्रित करने के लिए। थोड़ा सा आप शुरुआती बताइए, कैसे आप इस कैरियर में आई सिंगिंग के? मुझे याद है कि मैं स्कूल टाइम में थी जब, तो मेरे दादाजी, एक गीत है वो हमेशा उन्होंने ही उस गीत को लिखा था। अच्छा। और शौकीन थे वो गानों को सुनने के। तो उनको एक कारगिल के समय, कारगिल युद्ध के समय उनको एक टास्क मिला था उनके ऑफिस से कि उन्हें एक गीत लिख के अगले दिन प्रस्तुत करना था। तो वही गीत वो मुझे अक्सर वो गुनगुनाया करते थे। अच्छा। तो वो गीत मेरे एकदम जहन में बस गया था और बहुत अच्छे से वो बस गया था। तो ऐसे ही स्कूल में एक बार कंपटीशन था, उसमें मैंने परफॉर्म किया और संजोग से मैंने वही गीत गाया और फर्स्ट प्राइज पाई। तो और अलग से भी बहुत लोगों ने मुझे इनाम दिया। बहुत लोगों ने मुझे 101 रुपए, 501 रुपए ऐसे इनाम दिया। उन्हें काफ़ी पसंद आया। तो तब मुझे लगा कि शायद ये चीज़ मैं कर सकती हूँ आगे। तो प्रोफेशनली आगे कैसे बढ़ा? प्रोफेशनली आगे बढ़ने के लिए समाज का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे यहाँ सामाजिक तौर पे बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो समाज में बहुत प्रचलित हैं और उनसे कहीं ना कहीं हमारे देश की पहचान होती है। तो इसी कड़ी में मैं एक कंपटीशन में, एक और कंपटीशन था, उसमें मैं विनर बनी। तो उसके जो जजेस थे उन लोगों ने मुझे अप्रिशिएट करते हुए कहा कि अनन्या, हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस तरीके के कई वर्कशॉप लेके आती है जिसमें हमारे पारंपरिक विधाओं की शिक्षा दी जाती है, प्रशिक्षित किया जाता है। तो मैंने सोचा कि दूरदर्शन, आकाशवाणी में खास तौर पे इन चीज़ों की बहुत आवश्यकता होती है और मेरा शुरुआती दौर था। मैंने कहा अच्छा ही तो है, इसी बहाने सीख लेंगे। क्लासिकल म्यूजिक आप सीख सकते हैं, लाइट म्यूजिक सीख सकते हैं, फोक म्यूजिक की क्लासेस बहुत कम है, बहुत रेयर लोग हैं जो कोई अपने घर पे सिखाते हैं। तो मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा अवसर था ये कि मैं उसी बहाने कुछ ऐसे गीत सीख पाती, सुन पाती। तो वहीं से इसकी शुरुआत हुई और जैसे ही मैंने वो वर्कशॉप किया, फिर मैंने एक के बाद एक कई रियलिटी शोज आए, उसमें मैं आ गई। अच्छा। है ना, उन्हीं गीतों को बस 12-13 ही गीत मुझे याद थे और उन्हीं 12-13 गीतों से ही मैं कई रियलिटी शोज में आ गई। गवर्नमेंट की तरफ से कंपटीशन हुआ था स्टेट लेवल पे, मंडलीय स्तर पे, उन सब में मैं फर्स्ट पोजीशन आई पूरे मंडल से। फिर स्टेट में फर्स्ट पोजीशन पे आई, तब जाके मुझे सरकारी कार्यक्रम मिलना शुरू हो गए। तो जो रियलिटी शो हुए उन्होंने आपके करियर में एक अहम भूमिका अदा की। जी बिल्कुल। क्या क्या गाती हैं आप? अवधी, भोजपुरी और? जी मैं अवधी, भोजपुरी, सेमी क्लासिकल, भजन, हिंदी, बॉलीवुड गीत लगभग ये सभी गाती हूँ। और कुछ और भी स्टेट्स हैं जैसे हरियाणा के, पंजाब के, बंगाल के। तो उस चूंकि हमारा कल्चर तो वहाँ का नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश रहती है कि कुछ ऐसे गीतों को भी हम तैयार कर सकें, क्योंकि है तो भारत की संस्कृति ही वो भी। हरियाणवी भी गा लेती हैं? थोड़ा बहुत गा लेती हूँ ऐसे। आपकी पहचान किसमें, भोजपुरी से है या किस अवधी या दूसरी विधा में? मेरी पहचान मोस्टली, चूँकि सरकार ने मुझे इस चीज़ के लिए बहुत अप्रिशिएट किया है और पूरे भारत में, भारत के बाहर भी मुझे जाने का मौका मिला है, तो अपने भोजपुरी लोकगीतों के लिए ही पहली बात मुझे जाने का मौका मिला है। लेकिन उसके अलावा मुझे लोग मेरे मुंह से सब कुछ सुनना पसंद करते हैं। लेकिन चूँकि हम शहर में रहे हैं और गाँव से जुड़े रहे हैं, इसलिए गाँव की चीज़ें आ गई हैं, लेकिन शहर वाली चीज़ भी नहीं गई है। तो वो जो शब्द है, जो प्रोनाउंसिएशन है ना, जो तलफ़ुज़ की दिक्कत होती है मोस्टली सिंगर्स को, वो मेरे साथ नहीं थी। इसलिए बखूबी मैं हिंदी गाने भी गा लेती थी और ये भी भोजपुरी भी गा लेती थी। अच्छा। तो इस वजह से मुझे दोनों के लिए ही लगभग बुलाया जाता है हर जगह। जब म्यूजिक एल्बम आपके रिलीज हुए जी, तो वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किस गाने से या एल्बम से, कुछ याद है?
मेरी शुरुआत हुई थी जब मेरा, चूंकि किसी भी गीत को बनाने के लिए हमें फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होना पड़ता है और खास तौर पे ये सेल्फ इन्वेस्टमेंट है। जैसे आप आज अपने यूट्यूब के लिए काम कर रहे हैं तो ये आपका इन्वेस्टमेंट है कि आप अच्छा कैमरा रखेंगे, अच्छा माइक रखेंगे, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद आपको पे भी करना पड़ता होगा, तमाम लोगों का क्राइटेरिया होता है। वैसे हमारे गीत हैं उसमें हमें अपने गाने बनवाने होते हैं स्टूडियो में, हमें मिक्सिंग मास्टरिंग करानी होती है, वीडियोस बनवाने होते हैं, वीडियोस में जो कैरेक्टर्स हैं, जो आर्टिस्ट उसमें रोल प्ले कर रहे हैं उनको पेमेंट करना होता है, तो ये एक लंबा खर्चा है। तो ऐसे एल्बम्स की शुरुआत थी जब मेरा पहला पेमेंट आया था गवर्नमेंट का, जब मैंने पहली बार यूपी दिवस पर परफॉर्म किया था 2018 में, तब मुझे पहला पेमेंट मिला था और तब से मैंने एल्बम्स बनाना शुरू किए। और मेरा पहला गाना था, वो उस टाइम थोड़ा चलन में था, प्रचलन में था, माही वे मिले हो तुम हमको, तो इसका एक मैशअप करके मैंने एक गीत खुद से बनाया था। कुछ ऐसे लिरिक्स थे जो अलग से मैंने जोड़ के बनाया था उसको। तो पहले यहीं से शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे हमने फोक के ऊपर नए प्रयोग करना शुरू किया। जैसे कि हमारे पुराने समय में जो विधाएं थी, जो लोग गाते आ रहे हैं जब से, तो तब इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ होते थे उस टाइम पे सितार, इकतारा, हारमोनियम, है ना, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता था, तबला, ढोलक। अभी क्या है कि जनरेशन आगे बढ़ रहा है, लोग वेस्टर्न म्यूजिक को ज्यादा सुनते हैं। मेरी ये धारणा थी कि हमारा जो कल्चर है वो कुछ ज्यादा उधर भाग रहा है, तो उसको इधर लाने के लिए हम उस म्यूजिक का इस्तेमाल करेंगे, शब्द हमारे होंगे, विधा हमारी होगी, धुन हमारा होगा, लेकिन जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हम वेस्टर्नाइज करेंगे और इसके साथ हम आगे काम करेंगे। अच्छा। तो इससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा कि आज के डेट में हमारे पूरे क्षेत्र के 100 किलोमीटर के क्षेत्र में, जहाँ पे मैं रहती हूँ, गोरखपुर के पूरे मंडल में, आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं वो फोक म्यूजिक पे काम करना शुरू कर दिए हैं। छोटी सी उम्र में वो फोक गा रहे हैं, ये बहुत बड़ा बदलाव। एक बड़ा कारण जो मैं समझता हूँ वो ये है कि पहले जो सिंगर्स होते थे वो कहीं किसी के ऊपर आश्रित होते थे। आज जो छोटे छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं आप, वो सोशल मीडिया पे आश्रित हैं। छोटी रील, यूट्यूब उनका एक माध्यम है और वहाँ हिट मिल गई तो सारे लोग उनके पीछे घूमते हैं। क्या योगदान है सोशल मीडिया का आपके ज़माने में? सर, सोशल मीडिया के बारे में बात करूं तो सोशल मीडिया से बड़ा योगदान तो कोई नहीं है। सोशल मीडिया हमारा खुद का प्लेटफॉर्म है जिसको हमें किसी जजमेंट की जरूरत नहीं है, जिसके लिए और जनता ही जज है। प्लेटफॉर्म्स नहीं होते थे लोगों के पास में। आज हमारी सरकार भी ऐसा काम कर रही है कि हर जिले में, हर क्षेत्र में महोत्सव हो रहे हैं, हर पर्व पे कोई ना कोई कार्यक्रम हो रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं उनको मानदेय मिल रहा है, उनका खर्चा चल रहा है, उनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है। उस मंच के लिए तो आखिर वो तैयारी किए हैं। अगर मंच नहीं होगा तो कलाकार क्या करेगा? अगर भोजपुरी की बात करें तो आपका सबसे अच्छा हिट गाना, म्यूजिक एल्बम क्या रहा है? भोजपुरी में तो खैर हमने बहुत सारा किया है, बहुत सारे टी सीरीज से भी किए हैं, कुछ अपने चैनल पे भी किए हैं। अभी हाल ही में कजरी एक मैंने गाई थी राधे कृष्ण जी की, वो भी बहुत लोगों ने पसंद किया। तो और खास तौर पे अब तो कई महोत्सवों में भी उस पे कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो एक राधा कान्हा के बुलावे बर सनवाना, कजरी है कि हरे रामा कृष्ण बने मनिहारी, कृष्ण जी का मतलब हमारी संस्कृति, हाँ, पारंपरिक कजरी है, लेकिन उसमें कुछ हमने अब कुछ नए लिरिक्स भी हम उसमें ऐड ऑन करके उसको अच्छे से बनाते हैं। जी अमवा महुआ के झूमे डरिया, जी अमवा महुआ के झूमे डरिया, तनी ताकना बलमुआ हमारो रिया, तनी ताकना बलमुआ हमारो रिया। अमवा मुजरी गईले महुआ को छाई गईले, अमवा मुजरी गईले महुआ को छाई गईले, रसवा से भरी गईले कुल डरिया, जी रसवा से भरी गईले कुल डरिया, तनी ताकना बलमुआ हमारो रिया, तनी ताकना बलमुआ हमारो रिया। भोजपुरी गानों की बात चलती है तो वहाँ एक ड्रॉबैक ये भी है कि कहा जाता है कि इससे अश्लीलता होती है और भी तमाम तरीके के गायकों के ऊपर आरोप लगते हैं। रोज किसी न किसी का विवाद होता है।
उसके बाद भी दर्शक उन चीज़ों को पसंद कर रहा है। आपको क्या लगता है कि जज किसको करना चाहिए, जनता को या गायक को या समाज को? सबसे पहली बात तो मैं तो सबसे पहले गायक को ही करूँगी। क्योंकि यदि आप, एक एग्जांपल दे रही हूँ, यदि आप भोजन पे बैठे हैं, आपको कढ़ी नहीं खानी है, आपने किसी से कह दिया आपको कढ़ी नहीं खानी है, जब तक वो परोसेगा नहीं तब तक आप खाएंगे कैसे? तो मेन समस्या ये है, सिंगर्स ये कहते हैं, वो जो गायक इस तरीके के हैं, ये लोग ये कहते हैं कि जनता का डिमांड है, जनता कहती है, जनता को पसंद आता है तो हम गाते हैं। हमने कहा जनता को पता कैसे चला कि ऐसे भी गाने होते हैं? आपने गाया, आपने उनको कहीं ना कहीं वो चस्का दिया, तब जनता आपकी तरफ, तब जनता का डिमांड बढ़ा ना। जो चीज जनता छुप के करती थी, जो चीज जनता छुप के देखती थी, वो आप खुलेआम दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप परोस रहे हैं, इसलिए जनता उसको देख रही है। अगर आप परोसना बंद करेंगे, और खास तौर पे जो एक स्टार बन चुके हैं, अगर आज के रेट में किसी भी कलाकार का मैं अगर नाम लूं, अगर वो आज के रेट में स्टार है तो वो कुछ भी गाएगा तो वो लोग सुनेंगे। इसलिए आप कुछ भी गाइए, क्या पता लोग धीरे धीरे बदल जाएं। परंतु प्रॉब्लम ये है, दिक्कत ये है कि ये लोग खुद ही नहीं चाहते हैं कि बिजनेस पूरी तरह से, ये कोई अपने कल्चर के लिए कोई आप भोजपुरी को क्या देंगे? भोजपुरी खुद इतना समृद्ध है, आप भोजपुरी को क्या देंगे? कुछ नहीं दे सकते। समस्या बस यही है कि आप परोस रहे हैं तो वो उसको खा रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, बस यही समस्या है। आप नहीं करेंगे तो ये चीजें धीरे धीरे हट जाएंगी। और आप एक स्टार अगर बन गए हैं तो आप कुछ भी गाएंगे तो लोग सुनेंगे, जरूरी नहीं है कि आप अश्लील ही गाएंगे तो लोग सुनेंगे। और अब तो आपका दायित्व है, आपका वो स्ट्रगल का पीरियड चला गया। आप कहते थे कि हम स्ट्रगल के टाइम पे थे तो हमें हिट होना था, हमने ये किया वो किया, अब वो वक्त चला गया, अब आप स्टार हैं। आप एक गाना गाने का 10 लाख रुपए लेते हैं, अब आप समृद्ध हैं और अब आपको समाज के लिए काम करना चाहिए, ये कहना है मेरा। अच्छा, जब वीडियो एल्बम बने तो एक्टिंग की भी संभावनाएं आगे आई, तो आपने एक्ट्रेस के रूप में भी वहाँ काम किया, कुछ और आगे लोग देख सकते हैं आपको एक्टिंग के क्षेत्र में? जी, दरअसल कुछ चीज़ें हैं जो जहन में होती हैं। और शुरुआती दौर में जैसे कोई बच्चा है, जब वो बचपन में ही गुनगुनाता है, तो मुझे लगता है कि जब वो बचपन में गुनगुनाता है तो उसके माँ बाप समझ जाते हैं कि हाँ, इसके अंदर ये कला है। खैर मेरे साथ ऐसा नहीं था, है ना। मेरे साथ बहुत वक्त के बाद जब मेरा खुद इंटरेस्ट मैंने दिखाया, फिर कई लोगों ने मेरे माता पिता को अप्रिशिएट किया, तो धीरे धीरे चीज़ें बनना शुरू हुई। बहुत फिर भी बहुत स्ट्रगल के बाद हुई, चूँकि एक लड़की, फिर राजपूत घर की लड़की, फिर पूर्वांचल की लड़की, खानदान में कोई संगीत में नहीं है, उसमें तुम्हें आगे बढ़ना है। अपने आप में ये बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि पहले अपने घर से बाहर निकलना चैलेंज है, फिर समाज से लड़के आगे बढ़ना चैलेंज है, फिर पूरे देश में काम करना चैलेंज है, फिर आगे विदेश में काम करना चैलेंज है, एक लड़की होकर, है ना। अक्सर लड़कियां डिपेंडेंट होती हैं। कुछ और हॉबीज हैं आपकी? जी, हॉबीज मेरी सब हैं। एक्चुअली मैं बास्केटबॉल प्लेयर रही हूँ, अच्छा। अंडर 16। तो मैं पहले स्पोर्ट्स में भी थी, और हैंडबॉल, बास्केटबॉल, ये सारी चीज़ें मैं खेली हूँ। उसके साथ ही फिर आगे मैं फिर भरतनाट्यम, कथक भी करी हूँ। सिंगिंग में आने के पहले की बात कर रही हूँ। उसके बाद फिर सिंगिंग में जब पूरी तरह आई तो इन चीज़ों का बहुत बड़ा असर रहा मेरे ऊपर। जैसे आज आप मेरी अगर एक्टिंग देख रहे हैं तो मैंने कभी थिएटर में नृत्य नाटिका मैंने भी की है, इसलिए वो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है। खाली समझती हूँ कि मुझे समझ है, एटलीस्ट समझ है इन चीज़ों की, कि मैं आकलन कर सकूँ कि हाँ ये सही है, ये अच्छा है, ये अच्छा लगेगा या नहीं। कैमरे पे कुछ और अच्छा लगता है, थिएटर में कुछ और अच्छा लगता है, ये दोनों एक्टिंग भी अलग है। मल्टी टैलेंटेड होने का ये जो है खामियाजा है। हाँ, तो ये बचपन से ही लेकिन आया। अच्छा। बचपन में मैं सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, एंकरिंग, डिबेट, स्पीच, ये सब करती थी, साथ ही स्पोर्ट्स में भी थी। तो इन चीज़ों का बहुत असर पड़ता है। और मेरे हिसाब से क्लास 12 तक के जो बच्चे हैं, उनकी जो शिक्षा होती है, शिक्षा के साथ ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, ये बहुत मायने रखती हैं। बच्चा क्रिएटिव होता है, तो इससे क्या है कि क्रिएटिविटी बढ़ती है, और एक बच्चा आगे चलकर वो किसी और भी क्षेत्र, जिस भी क्षेत्र में रहेगा वहाँ वो क्रिएटिव रहेगा। ये बहुत बड़ा, इसकी बहुत खास बात है। अच्छा, आपने सामाजिक संस्था भी बनाई हुई, उससे कैसे समाज की सेवा करती हैं? दरअसल मैं बहुत ज़्यादा जानती नहीं थी संस्थाओं के बारे में, चूँकि बहुत कम उम्र में ही मैंने सब कुछ शुरू किया, और अभी भी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है मेरी। लेकिन फिर भी हमेशा मुझसे 20-30 साल बड़े लोगों का ही सानिध्य मुझे मिला, और मैं अपने हम उम्र लोगों के साथ रही नहीं, हमेशा बड़े लोगों के ही साथ मेरा उठना बैठना रहा। उनकी जो चीज़ हम किताबों में पढ़ते थे वो हम प्रैक्टिकली देख रहे थे, तो इन चीज़ों से बहुत कुछ सीखने को मिला।
तो इन चीज़ों को देखते हुए लगा कि सबसे पहले साधन की समस्या थी, तो कुछ ना कुछ ऐसा करना बहुत ज़रूरी था जिससे कि एटलीस्ट बच्चे पढ़े लिखे हों, एटलीस्ट बच्चों के अंदर ज्ञान हो, चाहे वो एकेडमिक्स का हो, संगीत का हो। तो मैंने शुरुआत तो सिर्फ संगीत से ही की थी और अभी भी संगीत का काम चल रहा है। आगे मैं एकेडमिक्स को लेकर भी ज़रूर करूँगी काम, कि हर गाँव में व्यवस्था हो पाए, कि हर गाँव में हम अपनी संस्था की तरफ से किसी एक शिक्षक को भेज सकें, एक जॉब की तरह वो, उसके लिए एक जॉब की तरह है वो, और हर गांव में इस तरीके की शिक्षा प्रदान की जाए। मेरी संस्था राम राग के नाम से है। अच्छा। और जिसमें मैंने पूरे भारत की संस्कृति को राम शब्द से डिनोट किया है, और राग यानी संगीत, तो है संगीत के लिए बनी थी, लेकिन खैर आगे मैं बहुत कुछ इससे करूंगी। खास तौर पे महिलाओं के रोजगार पे भी काम करने का मेरा आगे बहुत मेरा मन है। संस्था मेरी ग्रेटर नोएडा में ही, वहीं पे मेरा इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं, डिप्लोमास भी कराते हैं, जिनसे 1 रुपया नहीं लेते, ताकि उनके पेरेंट्स को ऐसा ना लगे कि उनका कुछ भी इन्वेस्ट हो रहा है। लखनऊ के जो स्लम्स एरियाज हैं वहाँ पे भी, और बहुत सारे ऐसे एनजीओज और भी काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलके भी काम करने का, क्योंकि जब हमारा मुद्दा एक ही है तो फिर हम मिलके काम करेंगे तो शायद और ज़्यादा पैमाने पे काम कर पाएंगे। अभी और कोई आपका म्यूजिक एल्बम या वो है जिसकी आप चर्चा करना चाहती हैं, तो आ रहा हो? म्यूज़िक एल्बम बहुत सारे हैं, अभी आने वाले हैं, क्योंकि अभी नवरात्रि भी आ रही है, छठ आ रहा है, तो खास तौर पे हमारे जब फेस्टिवल्स होते हैं तो इस दौरान हमारे गीत आते ही हैं। अच्छा। और कई सारे अच्छी कंपनी से भी आते हैं, हमारे खुद के चैनल से भी आते हैं, तो बस बहुत सारे गीत हैं। और कुछ आप कहना चाहती हैं? मैं कहना यही चाहती हूँ कि किसी भी बच्चे के ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है माँ बाप का सपोर्ट, और चूंकि मैं इससे कुछ समय तक वंचित रही हूँ तो इसलिए मुझे वो स्ट्रगल पता है। जब किसी के भी माँ बाप बच्चे के साथ रहते हैं तो बच्चे के पास एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस रहता है, पहली बात। दूसरी बात, समाज जो है कभी भी उसके ऊपर गलत विचार, गलत निगाहों से नहीं देख सकता। किसी बच्ची को भी बात कर रही हूँ, क्योंकि जब आपके पेरेंट्स साथ होते हैं तो एक स्तंभ है जो आपके साथ खड़ा है। तो किसी भी क्षेत्र में अगर आपके बच्चे जा रहे हैं तो मेरा बस ये कहना है कि सब डॉक्टर्स नहीं बन सकते, सब इंजीनियर नहीं बन सकते, और समाज में हर एक कर्म के अनुसार सबका जन्म हुआ है। किसी को नहीं पता कि कौन क्या बनेगा। बहुत लोग इंजीनियर बनने गए थे, सिंगर बन गए। बहुत लोग, जैसे अब सचिन तेंदुलकर को अगर उनके पिताजी संगीत सिखाते तो वो नहीं कर पाते ना, उनके पिताजी ने उन्हें सपोर्ट किया। तो एक पेरेंट का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मेन बात यही है कि आप अपने बच्चे को सपोर्ट करें जिस भी क्षेत्र में जाता है, और ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप नहीं कर सकते। बहुत ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने अपने टैलेंट के दम पे बहुत कुछ किया है, और शायद अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ऊपर वाले की मर्जी रही तो तमाम ऐसे लोग हैं जो मदद करने के लिए सामने आएंगे। और कभी भी अपने बच्चे की बुराई ना करें, मतलब खास तौर पे लोगों के सामने आप उसकी गलतियों को पीछे अपने अकेले में बात करें, क्योंकि बच्चा इससे बहुत डिमोटिवेट होता है और फिर उसके मन में माता पिता के प्रति धारणाएं बदलने लगती हैं। और सोशल मीडिया का हमेशा सही यूज़ करना सिखाएं, क्योंकि सोशल मीडिया से बड़ा पावर आज के डेट में कुछ नहीं है। आज जो सोशल मीडिया पे स्टार है उससे यहाँ से लेके बड़ा स्टार भी बुलाकर इनाम देता है और पुरस्कृत करता है। इसलिए जिसे जनता सराह रही है उसके लिए फिर कोई भी कंपटीशन, कोई भी बड़ा शो कुछ भी मायने नहीं रखता है, उसे लोग खुद अपने आप बुलाएंगे। तो आप सभी से बस यही गुजारिश है कि अपने बच्चे को बहुत सपोर्ट करें। तोहरा पे राजीना, तोहरा पे राजीना, कि तोहरा पे राजीना हो बलमुआ, तोहरा पे राजीना, कि हमका झुलन बिन तरसौला बलमुआ, तोहरा पे राजीना, कि हमका झुलन बिन तरसौला बलमुआ, तोहरा पे राजीना। बाग लगवला ना हो बलमुआ, बगीचा लगवला ना, बाग लगवला ना जी बलमुआ, बगीचा लगवला ना, बाग लगवला ना हो बलमुआ, बगीचा लगवला ना, हो बाग लगवला ना जी बलमुआ, बगीचा लगवला ना, कि हमका
कि हम कान बुलबिन तरसौला बलमुआ तोहरा पे राजीना, कि हम कान बुलबिन तरसौला बलमुआ तोहरा पे राजीना, कि हम का झुलन बिन तरसौला बलमुआ तोहरा पे राजीना। तो बहुत शुक्रिया अनन्या जी आपका, और दोस्तों आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतने लंबे समय तक देखा। ऐसे ही देखते रहिए, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी करते रहिए, क्योंकि आपकी ताकत से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको नए नए लोगों से मिलवाते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।